आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। ये प्रश्न में हमें दिया हुआ है कि वैद्युत द्विध्रुव तथा द्विध्रुव आघूर्ण को हमें परिभाषित करते हुए किसी वैद्युत द्विध्रुव की निरक्ष स्थिति, मतलब उसे विषुवतीय तल हम कहते हैं या निरक्षीय स्थिति हम कहते हैं। तो निरक्षीय स्थिति पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए हमें आवश्यक सूत्र यहाँ पर ज्ञात करना है या व्यंजक ज्ञात करना है। हम समझ लेते हैं वैद्युत द्विध्रुव को। तो इससे परिभाषा के अनुसार यदि हम समझें तो इसे हम लिख सकते हैं दो बराबर और विजातीय आवेश हैं। ठीक है, बराबर एवं विजातीय आवेश मतलब क्या होता है, उनकी प्रकृति अलग अलग होगी। एक धनात्मक हो सकता है तो एक ऋणात्मक होगा। देखिए, दोनों की प्रकृति अलग अलग होगी लेकिन परिमाण में बराबर होंगे। दो बराबर एवं विजातीय आवेश जो एक दूसरे से अल्प दूरी पर उपस्थित हों। ठीक है, अल्प दूरी यदि हम लिखें तो इस संयोजन को हम क्या कहते हैं, इस संयोजन को हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। इस प्रकार एक वैद्युत द्विध्रुव यदि हम समझाना चाहें तो देखिए हमने क्या किया, एक निश्चित दूरी ले ली है। निश्चित दूरी मतलब वो काफी अल्प दूरी होगी, अल्प दूरी होगी और यहाँ पर दो आवेश एक दूसरे से एक निश्चित दूरी पर उपस्थित होंगे। एक को धनात्मक आवेश हमने ले लिया, एक को हमने ऋणात्मक आवेश लिया। मतलब ये बराबर परिमाण के होंगे परंतु इनकी जो प्रकृति है वो अलग अलग होगी। इस प्रकार दो आवेश एक नियत दूरी पर स्थित हों या अल्प दूरी पर स्थित हों, उस दूरी को यदि हमने 2L से प्रस्तुत कर रखा है तो ये पूर्ण निकाय हमारे लिए क्या होगा, ये पूर्ण निकाय हमारे लिए वैद्युत द्विध्रुव होगा। अब दूसरी बात की जा रही है द्विध्रुव आघूर्ण की। द्विध्रुव आघूर्ण होगा क्या, माना कि कोई एक आवेश है या बिंदु आवेश हम रख दिए, उसे द्विध्रुव के पास हमने रख दिया। तो द्विध्रुव के पास तो दो आवेश वहां पर हैं, तो दोनों आवेशों को मिल करके जो प्रभाव इस बिंदु पर पड़ेगा या बिंदु आवेश पर ये जो प्रभाव पड़ता है उसे हम किस प्रकार लेते हैं, उसे हम संबंधित लेते हैं किसी भी वैद्युत द्विध्रुव के लिए उसके द्विध्रुव आघूर्ण से। इसे प्रस्तुत किया जाता है P से। अब ये होता क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण यहाँ पर कोई एक आवेश हमने ले लिया, एक आवेश का परिमाण और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं उसे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, तो ये हमारे पास जो गुणनफल का मान होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। अब यदि इसे लिखें P के रूप में तो ये हमारे पास होगा 2QL के रूप में। ठीक है, देखिए ये एक हमेशा सदिश राशि होती है, सदिश राशि है तो इसकी एक निश्चित दिशा होगी। इसे दो, यहाँ पर Q हमने L के रूप में लिखा तो इसकी दिशा कहाँ होगी, बाई के अनुरूप हमेशा द्विध्रुव आघूर्ण के लिए उसकी दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर हमेशा होती है। ये इसलिए एक सदिश राशि होगा। प्रश्नानुसार हमें पूछा गया है कि किसी द्विध्रुव के लिए उसकी निरक्षीय स्थिति पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हमें सूत्र निकालना है। इसके लिए हमें निरक्षीय स्थिति यदि समझनी है तो हम क्या करते हैं, हमने एक वैद्युत द्विध्रुव लिया हुआ है, ये हमने वैद्युत द्विध्रुव लिया हुआ है, ये एक दोनों आवेशों को हम एक एक छोर पर रख देते हैं। मतलब यहाँ पर हमने यहाँ पर ऋण आवेश को रख दिया और इसे दे दिया बिंदु बी नाम, और इसी तरह यहाँ पर ए बिंदु नाम दिया हुआ और उस पर एक धनावेश वहां पर रखा हुआ बिंदु पर जहां हम उसे अक्ष पर न मानकर कहीं और निर्दिष्ट मानते हैं और वहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी, वो बिंदु हम कहाँ ले लेते हैं। देखिए इन दोनों द्विध्रुव है, द्विध्रुव के लिए उसकी जो दूरी होती है उसके आधी दूरी पर से हमने लंबवत एक रेखा खींची और लंबवत रेखा खींच करके एक निश्चित दूरी, यहाँ पर वो दूरी हमने आर ले ली। आर पर एक बिंदु की कल्पना कर रखी है हमने, बिंदु पी पर, और यहीं इसी बिंदु पर हमें क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। और यही बिंदु जहां पर स्थित होगा, मतलब इस द्विध्रुव आघूर्ण के लंब अर्धक पर जो उसकी लंबाई होती है उसकी आधी लंबाई से लंबवत यदि खींची गई एक निश्चित दूरी पर कोई बिंदु होती है तो उसे हम बोलते हैं निरक्षीय स्थिति। और उसी निरक्षीय स्थिति पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु पी पर ज्ञात करनी है। अब उसके लिए हमने दूरी मान ली है, दूरी कहाँ से कहाँ तक होगी, दूरी ये जो हमें दिखाई दे रही है वो आर लंबाई को प्रदर्शित करेगी बिंदु पी तक की दूरी पर। और जो हमारे पास वैद्युत द्विध्रुव मौजूद है यहाँ पर, उसके लिए उसकी यदि लंबाई को देखी जाए तो लंबाई ये होती है पूरी ए से बी तक की, कितनी, 2L के रूप में, और हम इसके आधे आधे यदि हम बांट दें उसे तो वो क्या होगा, L और L लंबाई पर स्थित होगा। ठीक है, अब ये जो हमें मिल गया, ये L लंबाई, ये L लंबाई, और ये बना हुआ कोण हम क्या मानते हैं, थीटा, और इसे भी बना हुआ कोण के रूप में थीटा हमने माना। देखिए जो ऊपर की दूरी है, ऊर्ध्वाधर दूरी है, वो r समान है और जो L है वो भी दूरी भी समान है। इसका मतलब है कि B से P तक की जो दूरी होगी A से P तक की दूरी के बराबर होगी। इसे हमने ले लिया AP बराबर BB के रूप में। ये दूरियां हमें मिल गई हैं, बराबर हैं। अब बिंदु P पर क्रमशः बिंदु A पर स्थित आवेश और क्रमशः बिंदु B पर स्थित आवेश के कारण लगने वाले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और उसकी दिशा हमें ज्ञात करनी है। तो पहला होगा, सबसे पहले तो A के कारण, ए बिंदु के कारण, ए बिंदु पर कौन सा आवेश उपस्थित है, धन क्यू आवेश उपस्थित है। तो धन क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसे किस प्रकार व्यक्त करेंगे, E1 से व्यक्त करेंगे, जिसका मान क्या होगा, यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन शून्य
आवेश का परिमाण कितना धनात्मक आवेश q के रूप में है, और जो दूरी है वो कितनी होगी a से p तक की दूरी, और उसका होगा वर्ग। ठीक है, इसे हमने ले लिया समीकरण 1 के रूप में। इसी तरह दूसरे बिंदु पर बात करते हैं। बिंदु B पर उपस्थित कौन सा आवेश, ऋण q आवेश के कारण बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उसे E2 के रूप में व्यक्त किया जाएगा। इसका मान क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। आवेश का परिमाण यहाँ पर क्या है, आवेश का परिमाण केवल है q, और उनके बीच की दूरी है bp, और उसका हमने कर दिया वर्ग, और ये हमारे पास क्या हो गया समीकरण 2। इस प्रकार इनकी दिशा की यदि बात की जाए तो दिशा कहाँ से कहाँ तक है। पहले के लिए जो दिशा होती है वो a से p की ओर होती है, ठीक है, क्योंकि धनात्मक आवेश है, और जो हमने बिंदु p रखा हुआ है वहाँ भी एकांक धनावेश की ही कल्पना हमने कर रखी है। इसी तरह E2 की बात की जाती है तो E2 की दिशा कहाँ पर है, यहाँ पर चलिए इसे हम दर्शाते भी जाते हैं। जो AP होगा उसकी दिशा यहाँ पर E1 के रूप में हमने प्रदर्शित कर रखा, जिसकी दिशा A से P की ओर है वो हमें पता है। इसी तरह B पर जो लगेगा तो P से B की ओर ये जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो लगेगी, क्योंकि आवेश यहाँ पर क्या है ऋणात्मक आवेश है, तो इसकी दिशा क्या रहने वाली है, इसकी दिशा रहने वाली है P से B की ओर। ये हमने बना लिया यहाँ। अब E1 की बात करते हैं हम। E1 की दिशा हम यहाँ पर बना लेते हैं। देखिए E1 हमने यहाँ पर बना लिया। इसी तरह E2 यहाँ पर यदि हमें बनाना है तो E2 की दिशा भी हमने यहाँ पर बना दी, और इसे लिख दिया E2, जहाँ हमें परिणामी तीव्रता जो प्राप्त होनी है वो E के रूप में व्यक्त होगी। ठीक है, तो इसकी दिशा कहाँ होगी, इसकी दिशा इन दोनों के लिए परिणामी रूप से बाएं ओर होगी, और जो कोण बना हुआ है यहाँ पर वो थीटा और थीटा, कुल कोण कितना बना है यहाँ पर 2 थीटा के रूप में। अब इसे हम हल करना चाहें यदि E का परिमाण हमें निकालना है, क्योंकि E1 और E2 के परिमाण से B पर या बिंदु P पर कुल वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लग रही है। चूंकि हम देख रहे हैं परिणाम की बात आती है तो E1 और E2 का जो परिमाण है वो बराबर होगा, क्योंकि देखिए दोनों के दोनों बिंदु P जो है, बिंदु P पर स्थित यदि हमें तीव्रता देखनी है तो A से और B तक के लिए दूरी इनकी क्या है बराबर है, तो तीव्रता का मान भी यहाँ पर बराबर होगा। अब हमें निकालना है परिणामी तीव्रता का मान। बिंदु P पर परिणामी तीव्रता निकालनी है तो उसे हमने E से व्यक्त किया है, ठीक है, और वो क्या होगा, वो यहाँ पर वर्गमूल के रूप में सम चतुर्भुज नियम के अनुसार इसका मान होगा E1 का वर्ग E2 वर्ग के रूप में धन 2 E1 E2, और कॉस यहाँ पर क्या है, कॉस यहाँ पर थीटा का मान यहाँ पर 2 थीटा के रूप में है, तो हमारे पास ये मान वर्गमूल के तौर पर मिल गया हमें। अब इसे हम आगे हल करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं E1 और E2 का परिमाण क्या है बराबर है, तो हमने उसे क्या ले लिया केवल E1 के रूप में ही, चलिए हमने उसे लिया हुआ, इसे हमने लिख दिया E1 का वर्ग, इसे लिख लिया भी E1 का वर्ग, दोनों को हमने लिखा तो 2 हमारे पास होंगे 2 E1 और E1 के रूप में, और ये कॉस हमारे पास क्या बनता है 2 थीटा के रूप में, तो ये हमारे पास ये बन गया मान। अगर आगे इन्हें हम हल करें तो E का परिमाण कितना आएगा, यहाँ पर ये बनता है 2 E1 वर्ग के रूप में, यहाँ पर भी बना 2 E1 वर्ग के रूप में, और ये बनता है cos 2 थीटा के रूप में, ये हमारे पास बना। और हम इसे क्या हल करें, इसलिए हमने हल किया तो क्या किया 2 E1 वर्ग को हमने उभयनिष्ठ निकाला यहाँ पर बाहर पर, और यहाँ पर मान बनता है 1 धन cos 2 थीटा के रूप में। ठीक है, ये हमारे पास बना cos 2 थीटा के रूप में, तो E का मान हमारे पास कितना वर्गमूल के रूप में, इसका मान बनता है यहाँ पर 2 E1 वर्ग के रूप में, इसका मान है 1 धन cos 2 थीटा का मान क्या आएगा 2 cos स्क्वायर थीटा ऋण 1 के रूप में। ऋण 1 और ऋण 1 और धन 1 यहाँ पर कट जाएंगे, और मान हमारे पास क्या आएगा E का मान वर्गमूल के अंदर हमारे पास मिलता है 4 E1 वर्ग cos वर्ग थीटा के रूप में। ठीक है, इसे हमने हल किया तो परिणामी तीव्रता का मान अंतिम रूप से हमें मिलता है 2 E1 cos यहाँ पर केवल थीटा के रूप में। तो ये हमें जो परिणामी तीव्रता का मान मिला किस रूप में, पहले के या धन q आवेश के कारण जो बिंदु P पर तीव्रता मिल रही थी उसके संगत उसका मान मिल गया, और हम इसे ले लेते हैं समीकरण 1 के रूप में फिलहाल। अब देखिए आगे हम जानते हैं E1 का परिमाण, तो E1 का परिमाण यहाँ पर हम लिख लें तो क्या होगा, वो E1 यहाँ पर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, Q हमने लिया था और आवेश को ले लिया था AP के रूप में। AP का मान हमारे पास कितना आता है R वर्ग धन L वर्ग के रूप में। ठीक है, ये हमारे पास हुआ, और इसी तरह cos थीटा की बात आती है तो देखिए cos थीटा यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर हम मान करते हैं तो हमारे पास ये मान कितना बना, ये जो मान था वो L वर्ग धन R वर्ग के रूप में बना, ये वाला हिस्सा कर्ण के रूप में, तो cos थीटा का मान हमारे लिए कितना होगा, यहाँ पर हम लिख लेते हैं cos थीटा का मान हमारे लिए होगा L बटे वर्गमूल पर L वर्ग धन R वर्ग के रूप में। ठीक है, और इन्हीं मानों को सबको हम क्या रखने वाले हैं समीकरण 1 पर रखने वाले हैं, तो उसका मान क्या होगा, हम इसे लिख लेते हैं समीकरण 1 से। तो मान हमारे पास बनते हैं E बराबर यहाँ पर मान 2, यहाँ पर 4 पाई एप्सिलॉन 0 हमने लिया, Q हमने ले लिया
L लंबाई है तो L हमने ले लिया, और नीचे हमारे पास बनता है r वर्ग धन L वर्ग, और क्या दिया हुआ है, वर्गमूल के अंदर ही इसका मान हमें दिया है r वर्ग धन L वर्ग के रूप में। ठीक है, तो E का परिमाण हमारे पास कितना मिला, 2QL, और नीचे हम देखें इसका मान हमारे पास बनता है 4 पाई एप्सिलॉन 0, और ये बनता है r वर्ग धन L वर्ग, और इसका घात क्या होगा, 3/2 के रूप में। ठीक है, और हम देखिए अभी द्विध्रुव हमने पढ़ा, तो द्विध्रुव का परिमाण क्या होता है, 2QL के बराबर। तो E का मान हमारे पास कितना बन जाएगा, अभी इसे हमने लिख लिया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और यहाँ पर मान बनता है, इसे हमने P के रूप में ले लिया, और ये हमारे पास बनेगा r वर्ग धन L वर्ग, और घात में 3/2 के रूप में। यही हमें निरक्षीय स्थिति पर किसी बिंदु जहां हमने बिंदु P लिया हुआ है, वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता परिणामी रूप से प्राप्त होती है। हमें ध्यान दीजिएगा, ये P जो है, यहाँ पर P हमें द्विध्रुव आघूर्ण के परिमाण को बता रहा है। ठीक है, अब यदि हम, यही हमारे लिए क्या होगा, निरक्षीय स्थिति पर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की परिणामी तीव्रता का सूत्र यहाँ पर हमें मिला। देखिए L का मान यहाँ पर मान लीजिए काफी कम होता है, किसकी तुलना में, R की तुलना में। तो L हमने काफी कम ले लिया R की तुलना में, तो हम इसे नगण्य मान सकते हैं। तो E का फॉर्मूला इस बार क्या हो जाएगा, 1 यहाँ पर 4 पाई एप्सिलॉन 0 P बटे यहाँ पर R का वर्ग होता, तो R की घात हम सीधे सीधे उसे 3 लिख सकते हैं। ये होता है तब की स्थिति जब वैद्युत द्विध्रुव बहुत छोटा हो, या इसे हम बोलेंगे लघु वैद्युत द्विध्रुव के लिए, यही हमसे प्रश्न में पूछा गया था। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।